नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर बीएड, बीटीसी और एमएड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर लेकर आते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक न केवल बीएड स्टूडेंट बल्कि बीटीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जो चीज़ सीखेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती क्या हैं और विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण सहायक सामग्री की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग एड्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि जब कभी कोई छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है तो वो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रख करके एक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसकी क्या क्या महत्व है, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। जब कभी कोई छात्र अध्यापक या शिक्षक कक्षा के अंतर्गत अपने पाठ को पढ़ाने के लिए आता है तो वह जिन जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करता है या वह जिन जिन मटेरियल्स का अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, उन साधनों को हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। या अगर हम बात करें कि ऐसे साधन जिनकी सहायता से एक शिक्षक अपनी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को सरल, सुगम और रुचिकर बनाता है या बनाने का प्रयास करता है, उन सभी साधनों को हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि ऐसे शिक्षक ही स्टूडेंट्स के लिए एक आइडल टीचर होते हैं जो अपने शिक्षण को या अपनी पाठ्य सामग्री को इतनी सरल तरीके से या इतनी मनोरंजन तरीके से या इतनी रोचक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उनको मोटिवेशन भी देती है, और जो पाठ अध्यापक पढ़ाने के लिए कक्षा में आया है वह उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ा सकता है। बात करें कि चाहे वो कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल्स या अन्य कोई ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से छात्रों के मस्तिष्क में उस पाठ्य वस्तु का एक प्रतिबिंब बन जाता है और वह हमेशा के लिए उसके मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। आजकल जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको इस्तेमाल करने का एक यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि ऐसी सहायक सामग्री टीचर को अपनी टीचिंग में नयापन लाने के लिए भी अनिवार्य है। परिभाषाओं की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में अनेकों विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल दो परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा डेंट के अनुसार है। डेंट कहते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायक होती है। यानी कि ऐसी सहायक सामग्री, ऐसे
मॉडल्स, चित्र या चार्ट, जिनकी सहायता से जो कंटेंट बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है, वो सभी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा में कार्टर ए गुड कहते हैं कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके या श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण या ऐसी युक्ति है जिसको प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ऐसी सहायक सामग्रियों से है जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु को या अपने पाठ को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे कि छात्र उस कंटेंट को, उस पाठ्य वस्तु को आसानी से समझ सके। अब हम बात करते हैं सहायक सामग्री का चयन हम किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो सहायक सामग्री का उपयोग कोई भी एक शिक्षक इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करता है। तो सबसे पहला उद्देश्य आता है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। मतलब चाहे वो मैथ्स का टीचर हो, चाहे वो साइंस का टीचर हो या किसी भी अन्य सब्जेक्ट का टीचर हो, वो जो भी पाठ या जो भी कंटेंट पढ़ाने के लिए कक्षा में आया है, तो वो कंटेंट इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों में उस टॉपिक के लिए एक इंटरेस्ट जागृत हो जाए। तो इसको ध्यान में रख कर के हम सहायक सामग्री का चयन करते हैं। उसके बाद आता है बालकों में फैक्ट्स, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को बच्चों को एक इंटरेस्टिंग मैनर से छात्रों के सामने बताना भी इन्हीं उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई भी छात्र है, यदि वो शिक्षण सहायक सामग्री से सीखता है, शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से सीखता है, तो वो कक्षा में पाठ के दौरान अधिक क्रियाशील रहता है। और हम जानते हैं कि बच्चा जितना पाठ के दौरान क्रियाशील रहेगा, उतना ही वो अधिक लर्निंग कर पाएगा। उसके बाद आता है सीखने की गति में सुधार करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा के अंतर्गत जो धीमा सीखते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो जो धीमा सीखने वाले छात्र हैं, उन छात्रों की सीखने की जो प्रोसेस है, या सीखने की जो हम कह सकते हैं उनकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री उस प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के भी सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, हम कह सकते हैं जैसे मैथ्स हो गया या इतिहास के सब्जेक्ट्स हो गए, तो उन सब्जेक्ट्स को भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हम उसको इंटरेस्टिंग वे में और इजी तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि छात्रों को उनकी योग्यताओं के अनुसार शिक्षा देना। तो जो कक्षा में जो छात्र होते हैं वो एक ही आईक्यू लेवल के नहीं होते हैं, वो अलग अलग आईक्यू लेवल के। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो तेज़ी से सीखते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो धीमा सीखते हैं। तो उन छात्रों की उस योग्यता को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो सरलतापूर्वक उस पाठ को सीख सकें। उसके बाद बालक का ध्यान अध्ययन की ओर या पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित करना। यदि कोई भी बालक कक्षा शिक्षण के दौरान बताई गई जाने वाली पाठ्य वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो उसको वो चीज़ प्रॉपर समझ में नहीं आती है। इसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं बच्चों में निरीक्षण शक्ति का विकास, ऑब्जर्वेशन पावर। जब बच्चा चीज़ों को देखता है या चीज़ों को सुनता है या उन चीज़ों को करता है, तो वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से
बच्चे के अंतर्गत आ जाती हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चाहे वो टीचिंग लर्निंग की बात करें, चाहे हम कक्षा की बात करें, चाहे वो छात्रों के दृष्टिकोण से बात करें या हम शिक्षकों के दृष्टिकोण से बात करें, शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है, इस महत्व की हम चर्चा भी हम इस टॉपिक में करते हैं। सबसे पहले आता है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली बनाता है, यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ये इफ़ेक्टिव बनाता है। यदि हम अपनी शिक्षण के अंतर्गत या टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो शिक्षण है या छात्र अध्यापक का जो शिक्षण है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उसके बाद यह कक्षा में अधिगम संबंधी वातावरण का निर्माण करता है, यानी कि कक्षा के दौरान जब कक्षा शिक्षण हो रहा होता है या क्लास टीचिंग हो रही होती है, उस दौरान कक्षा का वातावरण अधिगम से रिलेटेड हो या लर्निंग ऐसी हो या वातावरण ऐसा हो कि जिसमें बच्चा अधिक से अधिक सीख सके, तो शिक्षण सहायक सामग्री हमारे ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सहायता करती हैं। उसके बाद जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, यदि कोई छात्र अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान इस्तेमाल करता है तो उससे छात्र सक्रिय रहते हैं और अनुशासनहीनता का चांस बहुत कम होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से जटिल प्रकरणों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। हमने पीछे बात की कि जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, चाहे मैथ्स ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए या और अन्य सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट बच्चों को लगते हैं, यदि कोई छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके उनको पढ़ाता है तो उनको वह सरलतापूर्वक समझा सकता है। साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से कक्षा में उत्साह बना रहता है और छात्रों की रुचि अध्ययन और अध्यापन के प्रति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं नीड फॉर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? टीचिंग एड की आवश्यकता सबसे पहले आती है प्रोवाइड इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर लर्निंग, मतलब बच्चों के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा, सीखने के प्रति आंतरिक अभिप्रेरणा का जागरण शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा आता है प्रमोट सेल्फ एक्टिविटीज़, बच्चा खुद से सीखे, सेल्फ लर्निंग करे, तो इस चीज़ को या इस गुण को बच्चों के अंतर्गत जागृत करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रोवाइड फ्रेशनेस, वैरायटी एंड रियलिटी टू लर्निंग, शिक्षण सहायक सामग्री लर्निंग के प्रति फ्रेशनेस, वैरायटी और रियलिटी को प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद आती है एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, बच्चों के अंतर्गत वास्तविक सोच किसी भी प्रकरण के लिए क्या है या कैसे वो जागृत की जा सकती है, वह भी शिक्षण सहायक सामग्री के सहायता से की जा सकती है। और लास्ट आता है लीव लॉन्गिंग इम्प्रेशन ऑन लर्नर्स, यानी कि बच्चों को जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है वह लंबे समय तक स्थायी रहे, यानी कि उनको स्मृति में रहे, है ना। तो इस चीज़ को भी के लिए भी हमें शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है शिक्षण सहायक सामग्री, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन पर बेस करते हुए देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जिसमें सबसे पहले आती है श्रव्य सामग्री, जिसको हम हियरेबल मटेरियल या ऑडियो एड्स के नाम से जानते हैं। दूसरी टाइप आती है दृश्य सामग्री, जिसे हम विजुअल एड्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा टाइप जो आता है वो है हमारा ऑडियो एंड विजुअल एड, जिसे हम श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से जानते हैं। अगर हम श्रव्य सामग्री की बात करें तो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत वो सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आते हैं
जिनको बालक कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे रेडियो, लाउड स्पीकर्स, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। यानी कि ऐसे साधन जिनसे बच्चा लर्निंग कर रहा है तो केवल सुन के कर रहा है। ऐसे साधनों को हम एकल इंद्रिय अनुदेशन, ऐसा अनुदेशन जो श्रव्य सामग्री से होता है उसको हम एकल इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। दूसरी जो टाइप है वो आती है दृश्य सामग्री, जिसे हम इंग्लिश में वीडियो एड कहते हैं या विजुअल एड्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है जो मॉडल हैं, जितने भी चार्ट्स बनाए जाते हैं, बुलेटिन बोर्ड होते हैं, या एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे काम करता है, फ्लैनिल बोर्ड होते हैं, पाठ्य पुस्तक होती हैं, ग्राफ हो गया, मानचित्र, रेखा चित्र, डायस्कोप, एपीडायस्कोप, स्लाइड्स, ये सभी जो मटेरियल्स हैं ये सारे दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे साधन जिनसे बच्चा देख करके सीखे, यानी कि बच्चा देख रहा है और अनुभव कर रहा है, तो ऐसे साधनों को हम दृश्य साधन के नाम से जानते हैं। और मोस्ट इफ़ेक्टिव जो टीचिंग एड आती है वो है हमारा ऑडियो विजुअल एड, जिसके द्वारा हम बहु इंद्रिय अनुदेशन प्राप्त करते हैं। मतलब मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस बच्चा लेता है। उसमें आता है टीवी, कंप्यूटर, फिल्म, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर्स। तो अगर हम इन सभी सामग्रियों की बात करें तो जो सबसे सक्सेसफुल या जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा बच्चों के ऊपर आता है वो लास्ट कैटेगरी है, जिसमें बच्चा बहु इंद्रिय अनुदेशन है कि एक से ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखता है। तो ये हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो हमने जो अभी पढ़ा है वो हमने पढ़ा इंद्रियों के आधार पर। जितनी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो 3 तरीके के होते हैं। श्रव्य, जिसे हम ऑडियो एड्स कहते हैं, दृश्य जिसे हम वीडियो एड्स कहते हैं, और श्रव्य दृश्य जिसे हम ऑडियो विजुअल के नाम से जानते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आप को ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।